हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की डेट में हम यहाँ पे टॉपिक क्या लेके आ रहे हैं। हम लोग आज की डेट में पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन हमारी क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ में ही हम यहाँ पे कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखो, पहली बात तो आप सभी को एक बात ये पता है कि जो हमारी मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये हमारी होती हैं दो टाइप की, आपने पढ़ी है। पहली हमारी होती है यूनिमोलिकुलर, जिसको हम नाम देते हैं SN1 रिएक्शन के नाम देते हैं, ठीक है। और एक होती है हमारी बाइमोलिकुलर, जिसको हम SN2 के नाम से देते हैं, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन हो गई, एक SN1 हो गई, एक SN2 हो गई। तो आज की क्लास में बेटा हम देखने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में डिटेल में, आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होती है देखो जरा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, ये जो यहाँ पर हमने ग्रुप लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले पे जरा फोकस करें आप लोग, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप एक बार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कार्बन है वो हमारा 3 डिग्री वाला है और एल्किल हैलाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, हम ये कह सकते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें होगा क्या, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा, करेगा अटैक। जब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा तो जहां पर हेलोजन एटम है, ध्यान से समझिएगा बेटा, जहां पर हेलोजन एटम है अगर वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो सकता है, और या फिर इसके रिवर्स में जाकर के अटैच हो सकता है। दो कंडीशन आपके यहाँ पे बनती है, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं। अगर जहां पर हेलोजन एटम है वहीं पर आकर के न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो सकता है, या फिर जहां पर हेलोजन एटम है उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आकर के आपका अटैच होता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर सेम साइड में न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो रहा है, इसका मतलब सेम पॉइंट ऑफ लीविंग ग्रुप पे अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बेटा बोलते हैं क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट बोल लेते हैं। समझ में आ रही बात ना, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन का मतलब रिटेन है। रिटेन का मतलब क्या, रिटेन है जो सिचुएशन पहले थी हेलोजन जहां पे था वहीं पर हेलोजन आकर के रिटेन हो गया, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे बेटा रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हमने अपनी स्क्रीन को हटाया था यहाँ पर, ये हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा, क्योंकि जहां पर हेलोजन है वहीं पर आके अटैच हो रहा है। अब दूसरी कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा, जहां पर हेलोजन एटम था उसके जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल आकर के आपका अटैच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर रिटेंशन भी काम आता है, यहाँ इन्वर्जन भी काम आता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एटम की जो अरेंजमेंट रिएक्शन से पहले थी वही सेम अरेंजमेंट अगर रिएक्शन के बाद होगी, तो इसका मतलब वहां पर इसको बोलेंगे हम रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर रिएक्शन के बाद एटम की जो अरेंजमेंट होगी रिएक्शन के पहले के अरेंजमेंट से जस्ट अपोजिट अगर हो जाएगी, इसको बोलेंगे बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो यहां से आपने एक बात समझी कि SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में यहाँ पर इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है। अगर सेम साइड हेलोजन, जो हेलोजन था वैसे उससे उधर ही साइड अगर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच हो रहा है तो दैट इज रिटेंशन प्रोडक्ट। अगर अपोजिट साइड में आ रहा है तो उसको बोलेंगे रिटेंशन प्रोडक्ट। इतने क्लियर हो गए बेटा। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म पर, ध्यान देते हैं मैकेनिज्म होते कैसे, जरा देखिएगा। बोला गया है कि ये रिएक्शन जनरली जो है प्रोटिक सॉल्वेंट के से कैरिड आउट होती है। प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वाटर होगा, अल्कोहल होगा, एसिटिक एसिड के फॉर्म में, मतलब इनके माध्यम से ही कैरिड आउट होगी रिएक्शन। और रिएक्शन हमारे पास कितने स्टेप में होती है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, दोनों स्टेप को वन बाई वन करके यहाँ पर समझेंगे और उसके बाद चीजों को ध्यान से देखेंगे। देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहली बात समझिएगा, पहला स्टेप जो होता है वो हमारा सबसे स्लो स्टेप होता है। अब इस स्टेप में होगा क्या, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर जो आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, देखो इस कार्बन से हमारे पास एक R1 ग्रुप है, एक R2 ग्रुप है और एक R3, मतलब तीन बड़े एल्किल ग्रुप यहां से अटैच हो रहे हैं। ध्यान समझिएगा, इस कार्बन से हमारे तीन एल्किल ग्रुप अटैच हैं। तो इन एल्किल ग्रुप की वजह से होगा क्या बेटा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में यहां पर रिपल्सन क्रिएट होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बेटा आपका बीच से क्या होगा बेटा, ब्रेक होने स्टार्ट होगा।
समझ में आ रही बात ना। ये किसकी वजह से होगा, इन एल्किल ग्रुप की वजह से कार्बन और हेलोजन के भी जो बीच का बॉन्ड है, ये हमारा बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होने की वजह से ये यहां से ग्रुप पूरा का पूरा हट जाएगा। तो क्योंकि कार्बन से हटा है, इसका मतलब कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन देखो यहां से निकल जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज को बोलते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और कार्बोकेटायन कौन से टाइप का बनेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री था, तो इसलिए कार्बोकेटायन भी बेटा आपका 3 डिग्री वाला ही बनेगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो पाई, क्लियर हो गया ना। सिंपल सी बात है, मतलब हमने बोला फर्स्ट स्टेप में आपका स्लो स्टेप होगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले स्टेप में देखो क्या होगा। देखो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकेटायन बना था ना, अब उस कार्बोकेटायन पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो टाइप से अटैक कर, क्योंकि देखो इसका जो नेचर होता है ये प्लेनर टाइप का होता है, स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। अब जब प्लेनर है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आप जरा ध्यान से समझेंगे, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, यानी कि इधर से अटैक कर रहा है, तो होगा क्या बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो देखो पहले तो फ्रंट साइड वाला देख लो, पहले फ्रंट साइड वाला देख लेते हैं, अपने आप को हटाते हैं यहाँ से। देखो जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो बेटा होगा क्या, जहां से हेलोजन हटा था, यहाँ पे हेलोजन लगा था ना पहले, और यहीं पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाए, अटैच हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे बेटा क्या, रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे, और यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसीजर कब फॉलो होगा बेटा, जब हमारी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा तब। क्लियर हो गया ना। सेम कंडीशन पर अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका बेटा बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, देखो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैच हो जाएगा, और ये जो R1 और R3 ग्रुप है वो अपना एंगल मेंटेन करने के लिए वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। भाई देखो पहले R1 R2 इधर था, R3 इधर था, अब R2 इधर हो गया, R3 इधर हो, मतलब जो भी प्रोसीजर था वो पूरा जस्ट क्या हो गया, ये आपकी जस्ट अपोजिट कहानी हो गई। और ये बेस आपका कुछ इधर बनेगा, ठीक है, ये इधर थोड़ा गलत बन गया, ऐसे बेस बनेगा आपका। क्लियर हो गया नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको इन्वर्जन प्रोडक्ट बोल देंगे। तो कहने का मतलब हो गया SN1 रिएक्शन हमारे दो स्टेप में होती है, एक बार हमारे रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, एक बार हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। क्या आपको बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आपकी लिखी हुई है। देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, स्टेप 1 रिएक्शन में देखो सबसे पहले 3 डिग्री का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारी आपकी कौन सी है, SN1 रिएक्शन। आइए अब इस चीज को थोड़ा सा एक मतलब समरी नोट्स बना के यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं क्या है। देखो जो हमारे फर्स्ट स्टेप है बहुत ज्यादा स्लो स्टेप था, ठीक है ना। और आपने इस बात को पहले भी पढ़ा है कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब होगा कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग यानी RDS हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब RDS क्या होगा, देखो जरा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में केवल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, केवल एक एल्काइल हैलाइड तो पार्टिसिपेट कर रहा था ना, केवल एक एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा था ना। इसका मतलब इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कहानी हो जाएगी, मतलब के कंसंट्रेशन ऑफ RX की कहानी हो जाएगी यहाँ पर। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन, केवल और केवल एक एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा था बेटा। समझ में आ रही बात ना। तो ये देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो KRX के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात समझो, जो रेट होता है वो डिसाइड कौन करता है कि रेट क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जो रेट डिसाइड होता है वो कार्बोकैटायन, देखो जो यहाँ पर बना क्या था, यहाँ पे देखो बना था, ये देखो यहाँ पर क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था ना। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही अच्छी कंडीशन का रेट होगा, और वही SN1 रिएक्शन को सबसे अच्छे से शो करेगा। कहने का मतलब अगर आपको यहाँ पे ये पता हो जाए किसी भी तरीके से कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन SN1 टाइप की होगी कि नहीं होगी, SN2 टाइप की जो भी होगी।
ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें रेट जो अगर पता करना है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता कर लो, रेट पता हो जाएगा। और इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा 3 to 1। इसको याद करने का तरीका लर्न कैसे करेंगे, देखो आपने लिखा है SN1 होता है, SN1 में 3 to 1 आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो 1 हमारा एक छोटा नंबर होता है तो यहां से बड़े नंबर से स्टार्ट होगा, 1 के साथ में 3 आएगा। ये आपको दिमाग में फिट रखने का एक तरीका है, वो आपको हमने बताया। या फिर अगर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा। अब आइए देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन से समझते। बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1। SN1 के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बेटा ध्यान से समझिएगा। तो एक काम करें ना, अभी हमने क्या बताया, SN1 के लिए वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो क्या बताएगा, जो जिसका कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक काम करो, देखो इसको ब्रेक करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बना यहाँ पर। और अगर हमने इसको ब्रेक किया तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है, अभी आपने पता 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर SN1 के लिए ये हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया फाइंड द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1। SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आपने एक बात पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये आपका ग्रुप बना है, इधर डबल बॉन्ड लगा है और एक ट्रायंगल में डबल बॉन्ड लगा है और Cl लगा है। मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। देखो क्लियर है, देखो पहली बात तो ये समझो, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, पता करना पड़ेगा ना। तो देखो, तो एरोमेटिक कंडीशन पता करने के लिए आपको ये एक बात ये पढ़ी है ना, आपने हकल रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है हकल रूल। तो उसके पहले आप इनको कार्बन को यहाँ से ब्रेक करो, तो ब्रेक करेंगे तो देखो ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और एक आपका ये कार्बोकेटाइन बनेगा, दो टाइप के कार्बोकेटाइन बन गए यहाँ पर। अब देखो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है या नहीं। तो देखेंगे, तो आपने हकल रूल पढ़ा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े हैं सभी ने। अगर n इक्वल टू 0 रख देते हैं तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा और एरोमेटिक होगा तो स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई में कहीं पर शिफ्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो इसका मतलब स्टेबल नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो अगर आप ये पा रहे हैं कि ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, अभी हमने क्या बताया, SN1 उसी केस में अप्लाई होगा जब कंपाउंड हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन अच्छे से देगा और ये वाला नहीं देगा। क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। समरी देखो, समरी हमने क्या बताई है, पहली बात तो रिएक्शन हमारे 2 स्टेप में होती है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा है, 3 to 1 और मेथिल और विनाइल एरिल, ये आपको पता है, पहले भी पढ़ के आए हो। ठीक है, और स्टेप 1 हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये भी हम पिछले पढ़ के आए, क्योंकि ये स्लो स्टेप है हमारा, इसीलिए RDS फॉलो होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारी के सबस्ट्रेट के इक्वल होगी, ये भी बात हम पढ़ के आए। तो SN1 रिएक्शन के लिए आपको ये 4 पॉइंट मेन दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक होमवर्क है जिसको आपको होमवर्क को करना है। क्या है क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन के केस में फास्टर अप्लाई होगा। आपको देखो यहाँ पे हमने अपने आप को हाइड कर लिया, क्वेश्चन को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो पहले ऑप्शन में ये और ये 2 चीजें हैं, सेकंड में 2 हैं, इन दोनों में कौन सा SN1 के लिए ज्यादा स्टेबल होगा या SN1 रिएक्शन कौन अच्छे से शो करेगा, आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो कमेंट करिए कि सारी एवरीथिंग जो के, और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इस क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर आंसर करना है। क्लियर हो गया ना। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।